यूसीसी हमारा संकल्प था। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे। और मैं अपने मेहमानों से परिचय आपका करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आरएसएस विचारक प्रोफेसर संगीत रागी आ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही पीर अली कादरी साहब, मौलाना पीर अली कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा आपको बता देती हूँ कि सीएए को लेकर जो ये पूरा एक हंगामा मच गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कह दिया 7 दिन बाद सीएए आने वाला है। अब मैं आपको ये बताती हूं कि इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक पड़ोसी देशों से भारत में आए उन्हें क्लियर है, ये बड़ा क्लियर है कि जो माइनॉरिटीज हैं इन देशों की, कादरी साहब, हर्षवर्धन जी को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा। कादरी साहब, ये बड़ा क्लियर है कि जो माइनॉरिटीज हैं इन देशों की, उनको यहां पर आकर, क्योंकि उनका जो एक मूल स्रोत रहा वो भारत की धरती रही है, वो वापस आ रहे हैं यहां पर, वो एक तरह से यहां आश्रय चाहते हैं तो उनको दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत है? इस पर तो हमने कितनी चर्चाएं कर ली हैं, अब तो लागू होने का समय है। देखिए मैडम, मैं ये नहीं कहता कि जो वहाँ पर परेशान हैं हम उनको हिंदुस्तान में आने नहीं देना चाहिए, मैं कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन हमारे अपने देश के संविधान में ये बात क्लियर तौर पर लिखी गई है। हाँ। कि किसी भी धर्म के आधार पर कोई कानून आप नहीं बना सकते। हमारी जो आपत्ति है वो यही है कि उसमें जो मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया गया है, हाँ। आप उसको निकालें। हाँ। आप उसको कोई दूसरा नाम दे, पाकिस्तानी दे, आप उसको बांग्लादेशी जो परेशान है वो दे ले। कहाँ दिया गया है? नहीं देखिए, आप बौद्ध आ सकते हैं, हिंदू आ सकते हैं, सिख आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, सिवाय मुसलमान। ये नहीं लिखा है, सिवाय मुसलमान कहीं नहीं लिखा है, प्लीज गुमराह मत करिए। सिवाय मुसलमान कहीं नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कादरी साहब, क्या लिखा है? इन देशों के अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है? वो अल्पसंख्यक कौन है? वो अल्पसंख्यक कौन है? ये नहीं लिखा, मुसलमान नहीं आ सकते, ये नहीं लिखा है। अल्पसंख्यक ये मत कहिए। इन देशों में, इन देशों के अल्पसंख्यक कहा गया है। अल्पसंख्यक कौन है? माइनॉरिटी। देशों के, हाँ, माइनॉरिटी। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी मुसलमान है, वैसे ही पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप उसको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? हटाए। नहीं, माइनॉरिटीज प्रताड़ित है, वहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। पाकिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन रियलिटी है। कादरी साहब, क्यों हटा दे? यहाँ पर वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो वहाँ पर प्रताड़ित हिंदू बौद्ध कहाँ जाएंगे? उनका घर क्या है? उनका मूल वतन कहाँ है? नहीं, जो हिंदुस्तान छोड़कर गए थे ना, आज वो महाजिर आज भी परेशान है। बोलिए, आज भी परेशान है वहाँ पर। बोलिए, प्रोफेसर आगे बोलिए। बस एक छोटी सी टिप्पणी, भारत के मुसलमानों को चाहिए कि वो इस बात की लड़ाई लड़ें कि हमारे पड़ोस में इस्लाम के नाम पर जो माइनॉरिटीज हैं उनका प्रोसिक्यूशन न करें। हाँ। दूसरी बात, बता दीजिए, एक नुकसान बता दीजिए मुझे, मैं कादरी साहब से पूछ लूं, आप नहीं गिना पाएंगे? कादरी साहब, आपको बतौर एक भारतीय मुसलमान क्या नुकसान हो गया? 7 दिन लागू होगा, ये कहा जा रहा है 7 दिन के अंदर। एक सेकंड जवाद साहब, मुझे नुकसान बता दीजिए, अगर नुकसान बता दीजिए, वरना मुझे सारी बातें खोखली लगेंगी। कादरी साहब, नुकसान क्या है? भारतीय मुसलमान है। मैं रिपब्लिक भारत के चैनल के माध्यम से ये हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को ये खुलेआम कहना चाहता हूं कि सीएए कानून आने से हिंदुस्तानी मुसलमान को ना कोई खतरा है, ना किसी की यहां पर नेशनलिटी के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर है। और एक बात मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि ये मामला जो इस वक्त उठा है, ये सीधे सीधे एक पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा हर 2 तरफ से, चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे वो हिंदू नेता हो। ये चुनाव के सामने ये खेल किया जाएगा, लेकिन इस बीच में कोई मुस्लिम नौजवान इनकी चक्कर में ना आए, क्योंकि आप देखा कि पिछली बार भी आंदोलन हुआ, कई मुस्लिम नौजवानों पर केसेस बुक हुए और वो आज जेलों में है। तो मैं नहीं चाहता कि बेवजह के कोई कानून को जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, खुली बात है, लेकिन उसको आप गलत अंदाज में इंटरप्रेट कर अब देखिए ना करके आप पेश करेंगे। कादरी साहब, मुझे लगता है, कादरी साहब, मुझे अच्छा लगा आपने ये बात बोली, और मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि यहाँ पर जो बैठे भारतीय मुसलमान हैं उनके जहन से ये बात निकलनी चाहिए कि उन्हें कोई नुकसान हो रहा है इसका। आपने दूसरी बात कही, आपने कहा ये पॉलिटिकल गेन के लिए लाया जा रहा है, मैं उस पर बात कर लेती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल गेन के लिए अगर
क्या बीजेपी पॉलिटिकल गेन के लिए प्रोफेसर रागी इसे ला रही है? सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 की बड़ी इलेक्टोरल विन के बाद उन्होंने 370 का फैसला लिया था उस चुनाव से। एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट एनआरसी पर कहा, तो आप एनआरसी पर आ रहे हैं ना? डिफरेंस नहीं, दोनों को आप दोनों को जोड़कर देख रहे हैं। एक मिनट मैं सीएए की बात कर रही हूँ अभी, और मैं यूसीसी की भी बात करूंगी। मैं सीएए की बात, मैं भी सीएए की बात कर रही हूँ। सीएए में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात जो हमारे प्रेम कुमार जी ने कहा कि जब एनआरसी होगा तो उस वक्त केवल मुसलमान से पर्चा नहीं पूछना चाहिए। ये भी सरकार को क्लियर करना चाहिए कि भाई अगर पर्चा पूछा जाएगा तो हर धर्म हर समुदाय से पूछा जाएगा, ना कि सिर्फ मुसलमान। हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, ये बात को क्लियर होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, यही भारत है कादरी साहब, इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो हम माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, जो इन देशों में जो अल्पसंख्यक रहे उनकी प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी संख्या आजादी के बाद से कैसे घटती चली गई। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कादरी साहब। देखिए मैडम, मैं आपको शुरू में अपनी जो मेरी जो आपत्ति थी मैं आपको दर्ज करवा चुका था कि उसमें सारे धर्मों के नाम है, इस्लाम धर्म का नाम नहीं है। उस पर मेरी आपत्ति थी, है, रहेगी। ठीक है। उससे हट करके सीएए के मामले में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं है, ये मैंने आपसे कह दिया। दूसरी बात, जवाद साहब ने एक बात कहा था कि अखंड भारत, अरे साहब, हर भारतीय का सपना होना चाहिए कि अखंड भारत हो। क्योंकि ये जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन से हम जितने मुतासिर हुए शायद ही कोई मुतासिर हुआ होगा। तो हमारा तो सपना है कि हमारे देश में इतनी ताकत मिले कि हमारा जो खोया हुआ हिस्सा है हम उसको पलटा कर ले। भारतीय के हिसाब से कह रहा हूं। और रहा सवाल कि ये जो कुछ भी हालात सारे यूसीसी पर भी जो पैदा किए जाएंगे, मैं फिर एक बार सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा हूं कि यूसीसी भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। 1 करोड़ 140 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप इसको लेकर के चले, कोई मुसलमान इसमें टेंशन में आकर के कोई आंदोलन की राह पर जाने की जरूरत। मुझे लगता है बहुत बढ़िया बात कादरी साहब आपने कही है, और ये मुझे लगता है जैसा आपने कहा ये कानून मेरा भी है, प्रेम जी का भी है, संगीत जी का भी है, ये हम सब का होगा, तो एक किसी धर्म का नहीं है। और ये देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित, इस सवाल के साथ कि क्या सीएए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने की वजह केंद्रीय मंत्री और सांसद शांतनु ठाकुर का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द देश में सीएए लागू होने जा रहा है। इससे पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, सरकारी अधिकारी के हवाले से भी इस तरीके की खबर सामने आ चुकी है। सवाल ये कि अगर ये लागू होगा तो इस पर सवाल आखिर क्यों खड़े किए जा रहे हैं और उन सवालों का मतलब क्या है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, आप जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के लगातार इस तरीके के मुद्दों को लंबे वक्त से अदालतों में उठाते रहे। हमारे साथ सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अली कादरी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी उपाध्याय साहब, सबसे पहले सिटीजनशिप की टर्म्स कंडीशन उसको आसान बनाया गया, तो कहने का मतलब यह है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है इसका भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भारत के हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई को न सिटीजनशिप लेना मिलेगी न सिटीजनशिप जाएगी। ठीक है, इसका कनेक्शन केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान। मैं आऊंगा आपके पास। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका भारतीय नागरिकों से कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्यों इसको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है या दिखाया जा रहा है, वो भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन मौलाना अली कादरी साहब, अगर सब कुछ इतना ही सिंपल है, सरल है, जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं, तो एक बड़ा तबका इसका विरोध क्यों कर रहा है, इसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहा है, संसद में इसके खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर क्यों दिखा रहा है? देखिए साहब, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जो है हर सरकार को हक रहा है, और जैसे कि अभी अश्विनी साहब ने कहा कि राजीव गांधी के दौर में अमेंडमेंट लाया गया, तो मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। हम ये कहते भी नहीं कि आपको अमेंडमेंट लाने का हक नहीं है, आप ना लाओ, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन रहा सवाल कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क है, आप इनके ऊपर जिस किसी पर भी जुल्म हो रहा है, वहाँ के माइनॉरिटीज़ पर अगर जुल्म हो रहा है, तो ठीक है, आप जो है जैसे दूसरे कंट्रीज़ में भी जहाँ कहीं जान का खतरा होता है करता है, तो लोग जाकर के वहाँ पर वीज़ा लेते हैं, शरण लेते हैं, ये तो एक है, इंसानियत की बात है। लेकिन रहा सवाल कि इस कानून में जो मुस्लिम धर्म और जो धर्म विशेष का जो नाम लिया गया,
हमें आपत्ति उस पर है क्योंकि हमारे अपने संविधान में किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी धर्म का नाम लेते हुए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं 2 सेकंड और लूंगा सर आपसे। पिछली मर्तबा जितनी होड़बुम मचाई गई सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, मैं ये कहता हूं कि वो सही नहीं था, क्योंकि मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि अरे सर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी किस्म का कोई खतरा इस बिल से अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से दूरी क्यों बनाई जा रही है। सुशील सर, मैं आपके पास भी आऊंगा कि क्यों मुसलमानों को इससे बाहर रखा। कमीशन एक्ट 1992 में नरसिम्हा राव ने स्पेशली केवल मुस्लिम्स को फायदे पहुंचाया, और 2004 में मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया कि मुस्लिम्स को फायदा देने के लिए पहुंचाया। सारे एक बार प्लीज सुनिए सब माइनॉरिटीज के लिए, सुनिए, नॉट ओनली मुस्लिम माइनॉरिटीज, पारसी भी है, सिख भी है, सब है उसके अंदर। आप किसी को गुमराह मत कीजिए। अगर कानून बना है तो ऑल माइनॉरिटीज के लिए बना है। आप लोग यही काम करते हैं कि चैनल पर बैठकर गुमराह करते हैं आप लोगों को। अरे कादरी सुनिए, ऐसे नहीं, प्लीज सुनिए। अनुराग जी जी बताइए। भारत में सिटीजनशिप ले चुके हैं, बांग्लादेश के भी कई सारे लोग ले चुके हैं, तो किसी की सिटीजनशिप बंद नहीं हुई है। सुशील सर, लेकिन सुशील सर, इसका मतलब तो ये कि जो रोहिंग्या हैं वो अब भारत में नहीं आ पाएंगे, जो बांग्लादेशी हैं मुसलमान वो भारत में अब नहीं आ पाएंगे, जो अब तक आते रहे। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना कि उनको रोक सके सर। देखिए, लेकिन सुनिए सर, वो यहाँ पर गैर कानूनी रूप से रहते हुए भी आप ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, नया अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, आप उसको एक बार देख लीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि और देश के लोगों को हमारे पास आने की जरूरत है, हम खुद नहीं मानते ये बात को। भाई साहब, वो पेश होकर के कानून बन गया है, मुझे पता है, इम्प्लीमेंट होगा। होश के नाखून लें। 12 दिसंबर 2019 को ये कानून बन चुका है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक, इम्प्लीट नहीं हुआ। आपको ये भी पता है, आपको पता है कि नहीं पता है, कादरी साहब, इम्प्लीट नहीं हुआ है। 12 दिसंबर 2019 को ये कानून बन गया है, कानून बना है, इम्प्लीट नहीं हुआ है, केवल नोटिफिकेशन नहीं हुई है रूल्स की। हाँ, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि इम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी इम्प्लीट नहीं हुआ। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात सर, जो सुशील पंडित जी कह रहे हैं वो ऐसा लगता है कि हमारे देश का एक तबका ऐसा है मौलानाओं का जो बेवजह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आप डराने की कोशिश। मैं आपके चैनल के माध्यम से सुशील जी हो, अश्वनी जी हो, तमाम को और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप किसी के भड़कावे में आके कोई चक्का जाम करने की जरूरत नहीं है, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। ये कानून हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं है, उनकी सिक्योरिटी सेफ है, उनकी नेशनलिटी सेफ है, लेकिन भड़काऊ बातें होती हैं सियासी रोटियां सेकने के लिए। अश्विनी उपाध्याय, अगर मौलाना अली कादरी कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, तो वो कौन सा तबका था जिसने शाहीन बाग की एक अलग तस्वीर पूरी दुनिया में पेश कर दी थी? इन्हीं मुद्दों पर तो दिखाता था शाहीन बाग भी। स्वाभाविक सी बात है, कुछ भारत में लोग चाहते हैं कि जो भारत में आके, और जैसा सुशील जी ने बताया बिल्कुल सही है, जो सुशील जी ने कहा कि बिल्कुल सही का। देखिए सर, अश्वनी साहब, मैं फिर एक बार आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी जो आपत्ति है वो एक धर्म विशेष का नाम लेकर के जो कानून बनाया गया उस पर आपत्ति है। आप अगर किसी को सेफ करना चाहते हैं, नो डाउट आप कीजिए, आप उसके नाम में थोड़ी तब्दीली लाइए, जिस तरीके से अमेंडमेंट बिल में लाया जा रहा है ना। लेकिन वो धर्म विशेष के नाम को हटाइए। ये विरोध के लिए विरोध तो नहीं है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब वहां पर हिंदुओं की कितनी आबादी थी पूरे मुल्क में, आज कितनी रह गई है? नहीं कहा कि जो मैंने आंकड़ा दिया 7 साल में किसी राज्य ने नहीं कहा कि जो आंकड़ा मैंने दिया है गलत है। मेरा यह मानना है इन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना, इनको डिटेक्ट करना, इनको डिटेन करना, इनको डिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। लेकिन मौलाना अली कादरी, बॉर्डर पे 2-2 हजार रुपए दे के आते हैं। एक मिनट बात कंप्लीट कर रहा हूं। ये बॉर्डर पे 2 हजार रुपए दे के आते हैं। मुस्लिम तबका शांत रहेगा, 33,000 हिंदू जैन बौद्ध आ जाए तो बवाल मच जाएगा, शाहीन बाग खड़ा हो जाएगा। देखिए सर, जहां बांग्लादेश से आए हो या रोहिंग्या आए हो, ये सीधा सीधा इसमें हमारा ही लॉस है, हम क्यों उसका मुखालिफत करेंगे बताइए आप? जितने भी इल्लीगल तौर पर, चाहे घुसपैठिए हो, बांग्लादेश के हो, कहीं और कोई मुल्क के हो, अगर वो इल्लीगल तौर पर हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में रह रहे हैं
आप उनको नहीं, निकालिए। उनके आप खिलाफ तो उनको आवाज डिटेन किसी ने नहीं कीजिए। उठाई आज तक। हम कब कह रहे हैं? किस मौलाना ने देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई? देखिए सर, कौन मौलाना बोला कि अवैध रूप से मैं बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं, उनको बाहर निकालिए, ये खतरा है हमारे लिए। मैं यहाँ पर एक बात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सर, जहाँ गवर्नमेंट सीए लागू करना चाह रही है, अमेंडमेंट जब ला रही है, तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इसको क्लियर तौर पर आवाम के सामने रखा जाए, हर हिंदुस्तानी के सामने रखा जाए। ये तो भाषणों की भारतीय बात, हिंदुस्तानी ये तो के भाषणों खिलाफ की नहीं बात है। हो गई। नहीं, जो बुनियादी बात थी वो ये कि रोहिंग्या मंजूर हैं, बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है मंजूर हैं, सर, नहीं है। हिंदू 33,000 नहीं लोग है। अगर आ जाए यहां पर तो बवाल मच जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिल सकती।